जेठालाल चंपकलाल गढ़ा की मुंबई इंडियंस का तो पता नहीं, लेकिन जेठा भाई के कंपटीटर अय्यर साहब के होम टाउन चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार आईपीएल रिटेंशन और आईपीएल ऑक्शन में फिर से अपनी पुरानी रीति अपनाई कि अपने खिलाड़ियों को ऑक्शन में डालो, जो जो काम का है उसको कैसे भी करके वापस लेकर के आओ। चेन्नई की इस पुरानी रीत पर बस एक टीम रोड़ा डाल देती है और वो है मुंबई इंडियंस। और इस साल वो दीपक चाहर को लेकर के गए हैं, लेकिन चेन्नई वाले कॉनवे, सचिन रविंद्र, रवि अश्विन को वापस लेकर के आए हैं। 2018 में चेन्नई चैंपियन बनी, फिर 2021 में और फिर 2023 में। तो क्या ये साल फिर से चेन्नई का होने वाला है? क्या धोनी को इस बार आईपीएल ट्रॉफी के साथ विदा करने का कोई प्लान है? ये सब तो पता चलेगा मैदान में, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं चेन्नई का कैसा रहा इस साल के ऑक्शन का हिसाब किताब। क्या 3 स्पिनर्स के साथ चेपॉक में उतरना चाहेगी सीएसके? क्या है नए खिलाड़ियों के हालिया आंकड़े? और भी बहुत कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, रिकमाइंड में आज बात होगी चेन्नई सुपर किंग्स की। 5 बार की विजेता और 10 बार की फाइनलिस्ट चेन्नई की ऑक्शन रणनीति हमेशा खास रहती है। वो तब पैडल उठाते हैं जब उनको लगता है हाँ, इस खिलाड़ी की जरूरत हमें है। चेन्नई के ऑक्शन मैनेजमेंट में एक खास बात और भी देखी जाती रही है कि बाकी टीम्स की तरह चेन्नई बैकअप्स और कोर के लिए साथ साथ नहीं जाती। वो पहले कोर टीम को तैयार करते हैं, यानी कि अपनी प्लेइंग 11 तैयार करते हैं। उसके बाद जाकर के अपनी बची हुई टीम के खिलाड़ियों का बैकअप तैयार करते हैं। अब इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर उनका टारगेटेड प्लेयर्स मिस भी हो जाए तो बैकअप से वो अच्छा खासा कोर बना ही लेते हैं। और चेन्नई में जाकर के तो हर खिलाड़ी जिसकी फॉर्म न लगी हो, वो न केवल फॉर्म में आ जाता है बल्कि उसके पूरे करियर को एक अच्छा खासा बूस्ट भी मिलता है। रिटेंशन को लेकर के इस बार चेन्नई ने गायकवाड़, एमएस, शिवम दुबे, पथिराना और जडेजा पर अपना भरोसा जताया, लेकिन दीपक चाहर जो कि स्कोर टीम का 2018 से हिस्सा रहे थे, उनको चेन्नई ने शायद ये सोच करके छोड़ दिया कि ऑक्शन से वापस उठा लेंगे। चेन्नई ने हालांकि शुरू में उनके लिए बेड नहीं लगाई, लेकिन जैसे ही दीपक उनके पर्स के रडार में पहुंचे तो चेन्नई ने उन पर बोली लगानी शुरू कर दी। लेकिन आखिरी में 9 करोड़ के ऊपर 25 लाख रुपए खर्च करके मुंबई ने दीपक को खरीद लिया। दीपक के स्टार्ट की बात करेंगे मुंबई की टीम एनालिसिस पर। तो पहले बात करते हैं चेन्नई के अच्छे पिक्स की। पहले दिन चेन्नई ने डेवन कॉनवे, सचिन रविंद्र और अश्विन को टीम में वापस लाकर घर वापसी कार्यक्रम की सफल शुरुआत की। उसके बाद खलील अहमद और नूर अहमद भी चेन्नई का हिस्सा बन गए। आखिर में जाते जाते उन्होंने विजय शंकर को भी टीम में ले लिया। जब अगले दिन चेन्नई ऑक्शन पर आई तो उनके पास नंबर 3 के बल्लेबाज के लिए जैसे ही सामने राहुल त्रिपाठी आए, चेन्नई ने उन्हें ग्रैब कर लिया। इसके अलावा दीपक हुड्डा, अंशुल कंबोज, ओवरटन, सैम करन, मुकेश चौधरी और नॉर्थन एलिस जैसे खिलाड़ी चेन्नई का हिस्सा बने। चेन्नई ने ऑलराउंडर्स की भरमार की हुई है, जो है शिवम दुबे, जड्डू, विजय शंकर, दीपक हुड्डा, अंशुल कंबोज, सचिन रविंद्र, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, रविचंद्रन अश्विन और सैम करन। तो चलिए मुख्य खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्लेइंग 11 का हिस्सा बन पाएंगे। शुरुआत करते हैं डेवन कॉनवे से। 2022 में चेन्नई से जुड़े कॉनवे के लिए पंजाब और चेन्नई लड़ते रहे, लेकिन आखिर में उनकी घर वापसी हो ही गई। चेन्नई के लिए खेलते कॉनवे ने अभी तक 48 की औसत और 140 के स्ट्राइक रेट के साथ 924 रन बनाए हुए हैं। इसमें 672 रन तो 2023 के सीजन में आए थे। आखिर के 10 टी20 मैचों में कॉनवे ने 58 की औसत और 140 के स्ट्राइक रेट के साथ 350 रन बनाए, और शायद इसलिए पंजाब भी उनके पीछे जा रही थी, क्योंकि उनके पास ओपनिंग स्लॉट में एक जगह खाली थी और आज भी खाली ही है। एक और कभी बल्लेबाज सचिन रविंद्र का सीधा सीधा मुकाबला मोइन अली से होगा, क्योंकि वो नंबर 4 पर खेल सकते हैं, जहां कभी मोइन अली खेला करते थे। अगर पिछले 10 टी20 मैचों की बात की जाए तो यहाँ मोइन सचिन पर भारी पड़ते हैं, क्योंकि उनके नाम 170 रन है, जबकि रविंद्र के नाम केवल 116। हालांकि स्ट्राइक रेट दोनों का एक जैसा है, 119 का, लेकिन बॉलिंग में सचिन मोइन से आगे है। 7 पारियों में इनके नाम 14 विकेट्स, औसत केवल 6 का, इकॉनमी 4 की। इसके अलावा इन्होंने इस दौरान 5 कैच भी पकड़े हैं। सचिन को लेने का एक कारण यह भी है कि वो लगातार तीनों फॉर्मेट्स खेलते आ रहे हैं और तीनों में अच्छा कर रहे हैं। बात नंबर 3 पर खेल सकने वाले राहुल त्रिपाठी की, जो आईपीएल के बाद आउट ऑफ फोकस हो जाते हैं, लेकिन आप चिंता न कीजिए, यह है उनके हालिया टी20 आंकड़े। 19 नवंबर तक वो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 4 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उनका स्कोर रहा है 5, 44, 16 और 21। ये तो है ही चिंता का विषय, क्योंकि वो अजिंक्य रहाणे की जगह खेलने वाले हैं, जिन्होंने 1 दिसंबर तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 4 मैच खेले हैं, जिनकी 3 पारियों में उनका स्कोर 13, 52 और 68 है। सीएसके वालों, सोच लीजिए, क्या रहाणे को जाने देना सही मूव था? शेख रशीद को भी शामिल किया गया है, वो 2023 में इस टीम का हिस्सा थे। हालांकि वो बैटिंग नहीं कर पाए थे। अभी तक अपने 14 टी20 मैचों की 13 पारियों में उनके नाम 32 की औसत से 329 रन है। उनका स्ट्राइक रेट 131 का है और उन्होंने एक शतक भी बनाया है। हालांकि अंदर की तरफ से खेलते हुए अभी तक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं दिखाया है। टीम में एक विकेट कीपर वंश बेदी भी शामिल किए गए हैं। अगर एमएस अपने आप को कुछ मैचों में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खिलाते हैं तो कॉनवे वंश में से कोई एक कीपिंग करेगा। ऐसे में वंश के बारे में भी जान लेते हैं। दिल्ली प्रीमियर लीग में पुरानी दिल्ली 6 के लिए खेलते हुए वंश ने 8 पारियों में 44 की औसत और 185 के धुआंधार स्ट्राइक रेट के साथ 221 रन बनाए हैं, जिसमें ईस्ट दिल्ली राइडर्स के खिलाफ 41 बॉल्स में 86 रनों की पारी भी शामिल है, जिसमें उन्होंने शानदार 11 छक्के लगाए थे। अब सभी की बात करना तो मुमकिन नहीं है। अब सीधा ऑलराउंडर्स को पकड़ते हैं। रवि अश्विन को सब जानते हैं, उन्होंने अपनी टीम को टीएनपीएल भी जिताया है, जहां गेंदबाजी से कम बैटिंग से उन्होंने ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई टेस्ट में अपनी बॉलिंग से दिखा दिया है कि अगले साल आईपीएल में चेपॉक में वो क्या करने वाले हैं। बात जेमी ओवरटन की,
बिग बैश लीग में 9 मैच की 6 पारियों में इन्होंने 42 की औसत से रन बनाए हैं और 17 की औसत से 16 विकेट भी लिए हैं। ये शार्दुल ठाकुर की जगह टीम का हिस्सा माने जा सकते हैं। इसके अलावा सैम करन की भी सीएसके में वापसी हुई है। सीएसके के लिए खेलते हुए सैम करन ने 23 मैचों की 15 पारियों में 242 रन बनाए हैं, औसत रहा 20 का, स्ट्राइक रेट 160 का। वहीं 22 पारियों में 31 की औसत और 9 की इकॉनमी के साथ कुल 22 विकेट इनके नाम है। हालिया फॉर्म की बात करें तो वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछले महीने खेली गई टी20 सीरीज में 2 पारियों में इन्होंने 24 और 42 बनाए, जबकि 4 पारियों में इनसे एक भी विकेट नहीं निकला। तो सीएसके का ये दांव कहीं उल्टा न पड़ जाए। लखनऊ से चेन्नई में आए दीपक हुड्डा की ये 5वीं आईपीएल टीम होने वाली है। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अभी तक 4 पारियों में उनके स्कोर 1, 65, 46 और 26 रहे हैं, जबकि बॉलिंग करते हुए उनको 3 ही सफलताएं हासिल हुई। अब आते हैं बॉलर्स पर। मुकेश और पथिराना तो इस टीम का कोर है ही। नए बॉलर्स में खलील अहमद और नूर के साथ साथ नॉर्थन एलिस का नाम चर्चा में रहा था। 4 साल पंजाब किंग्स से खेलने के दरमियान 16 मैचों में एलिस के नाम 18 विकेट दर्ज है। इस साल वो केवल एक ही मैच खेले। हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज के पहले मैच में उन्होंने 9 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया और अच्छी फॉर्म में भी नजर आ रहे हैं। अगर बात करें अफगान टाइगर नूर अहमद की, तो उन्होंने अबू धाबी लीग में अपने कातिलाना बॉलिंग से सनसनी मचा करके रख दी है। 6 पारियों में 10 विकेट, वो भी 7 की इकॉनमी के साथ। वो तीक्षणा की जगह चेन्नई का हिस्सा बने हैं। आइए दोनों के पिछले 10 टी20 मुकाबलों का मुआयना करते हैं। तीक्षणा ने जहां 6.5 की इकॉनमी और 15 की औसत से 16 विकेट लिए हैं, वहीं नूर ने इतनी इकॉनमी और 13 की औसत से 19 विकेट लिए हैं। यानी चेन्नई का नूर को 10 करोड़ में महेश तीक्षणा के परे खरीदना समझ में आता है। वैसे भी नूर अभी तक कुल 122 टी20 मैचों में 137 विकेट ले चुके हैं, जो उनके तजुर्बे का आईना भी है। मुस्तफिजुर की जगह टीम का हिस्सा बने खलील पिछले 10 टी20 मैचों में मुस्तफिजुर से अच्छे दिख रहे हैं। हालांकि आंकड़े ऐसे हैं कि दिखाए नहीं जा सकते। बस ये जान लीजिए कि एक की इकॉनमी 9 की है और एक की 10.5 की। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं एक बैलेंस प्लेइंग 11। ये प्लेइंग 11 चेपॉक और कोलकाता की पिच के हिसाब से बनाई गई है। अब ओपनर्स को लेकर के कोई संदेह नहीं है, ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे। उसके बाद नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी, नंबर 4 पर रचिन रविंद्र या दीपक हुड्डा, नंबर 5 पर दुबे, नंबर 6 पर जडेजा, नंबर 7 पर धोनी, नंबर 8 पर अश्विन, नंबर 9 पर पथिराना, नंबर 10 पर खलील और नंबर 11 पर नूर अहमद। इंपैक्ट बैट्समैन के तौर पर जिमी ओबर्टन या रचिन रविंद्र होंगे अगर नंबर 4 पर हुड्डा खेलते हैं तो। इंपैक्ट बॉलर सुरेश गोपाल अगर स्पिन ट्रैक हुआ तो, वरना मुकेश चौधरी या नॉर्थन एलिस। लेकिन नॉर्थन एलिस तब जब नंबर 4 पर हुड्डा खेल रहे होंगे। बात करते हैं टीम की ताकत की, तो उनके पास सब कुछ है। अच्छे और अनुभवी ओपनर, स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर, भर भर के ऑलराउंडर्स, अच्छे फिनिशर्स, सबसे स्ट्रॉन्ग स्पिन ट्रायो जड्डू, ऐश और नूर, जिनको चेपॉक में 7 में से कम 5 मैच जिता ही देंगे और साथ ही साथ कोलकाता और लखनऊ के मैच भी जिताने का माद्दा रखते हैं। बात करें कमियों की, तो टीम में पेस बॉलर्स का बड़ा चेहरा नहीं है। अब तक दीपक चाहर, नतीजा पथिराना को सपोर्ट देते थे, लेकिन इस बार ऐसी कोई चीज नहीं है। 14 में से 5 मैचों में चेन्नई को बहुत ही टफ चैलेंजेस मिलने वाले हैं। इसके अलावा धोनी को छोड़कर कोई हिटर फिनिशर नहीं है। ओवरटन पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक ओवरसीज कम करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर रचिन होंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी दिन टॉप 3 जल्दी निपट गया तो पूरी बैटिंग एक्सपोज हो जाएगी। खैर, ये रही सीएसके की टीम एनालिसिस और प्लेइंग 11। बाकी आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।